जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट विज्ञान का हम लोग जो है वो सेट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली टेस्ट प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए। और इस वीकली टेस्ट में जो आप लोग का दो पढ़ना था, दो चैप्टर, एक था कार्बन एवं उसके यौगिक और दूसरा चैप्टर जो था वो पढ़ना था आनुवंशिकता। तो ये दोनों चैप्टर से जो है प्रश्न पूछेगा। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन रेडी किए हैं वो दोनों चैप्टर से किए हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप लोग का पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज जो है, इन्फॉर्मेशन हर एक चीज जो है वहां प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसमें भी आप जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। और आप लोग के लिए जो है वो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2009 से लेकर 2024 तक के जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन को जो है आप लोग का ऐड किया हुआ है और वो पीडीएफ बनाया हुआ है। बस आप लोग खाली कमेंट में यस सर जो है वो लिख के जरूर जो है वो कमेंट कीजिए। उसके बाद सारा सारा वीडियो जो है धड़ाधड़ अपलोड होना शुरू हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। ये प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। मीथेन का आणविक सूत्र होगा, है ना। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है ना, मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का आणविक सूत्र हो जाएगा CH4, है ना। ये हो जाएगा सी नंबर ना, CH4। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन कार्बन का अपर रूप है ना। तो कार्बन का अपर रूप 3 है ना। हीरा है, ठीक है, ग्रेफाइड है, और एक जो है वो कार्बन 60 मतलब बक मिस्ट फुलरिन जो है ना, ये एक साइंटिस्ट थे। तो ये तीनों हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले तो यहाँ समझ लेते हैं एल्केन एल्काइन और एल्केन एल्किन एल्काइन का, है ना। सबसे पहले एल्केन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, उसका बाद एल्किन और यहाँ एल्काइन, ठीक है। सब में जो हम लोग सेम चीज लिख देंगे, हम लोग सेम चीज क्या लिख देंगे, CnH2n, ठीक है। ये सब में लिखा हुआ रहेगा CnH2n, CnH2n, ठीक है। अब ये हो गया क्या कि एल्केन एल्किन एल्काइन। अब इसमें अंतर क्या है, तो ये तीनों लिखा गया है। एल्केन में +2 होता है, यहाँ इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है, और इसमें -2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का तीनों का फॉर्मूला एल्केन एल्किन एल्काइन का। अब इसमें क्या है कि इधर से अगर इधर जो है ना, यहाँ n जो है, यहाँ n जो रहेगा, मान चलिए यहाँ n 2 है तो यहाँ दुगुना रहेगा 4, है ना, और प्लस में 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, इस तरह से। और यहाँ तो सेम रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ n में मान चलिए अगर 2 है ना, तो यहाँ दुगुना से 2 कम, है ना, तो यहाँ सिंपल हो जाएगा। मान के लिए यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, है ना, दोगुना कितना हो जाएगा 4 का 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से आगे इस तरह का प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी, है ना। नेक्स्ट आता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का तो हम लोग देख लिए, एल्केन का क्या होता है, ये है ना +2 हो जाएगा। और एल्काइन में एल्काइन बोल रहा है ना, तो -2 इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो है, अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, CH3Cl में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है, तो इसका हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि अभी एक बताए थे कि यहाँ क्या है, C N यहाँ कितना है 3 है, और H के बाद यहाँ कितना है 8 है, मतलब 3 से दुगुना, है ना, 3 दूनी 6 और 6 +2 है ना, +2। तो अभी यहाँ हम लोग फॉर्मूला में कहाँ देखे थे, +2 यहाँ देखे थे ना, है ना। 3 मान के यहाँ 3 था तो 3 का दुगुना कितना हो गया 6, लेकिन +2 है 8 है मेरा यहाँ समझिए पहले क्या है, C3 और H 8 है, मतलब 3 से दुगुना 6 होता है, लेकिन +2 किया हुआ है 8, है ना, तो ये क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। तो इसका एल्केन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मेंडल ने कौन सा जो है पौधा को चयन किया था अपना प्रयोग के लिए, तो मटर का प्रयोग किया था, साधारण मटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में पाया जाता है ना। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और वही केंद्रक में जो होता है वो कौन होता है, गुणसूत्र। तो इसका गुणसूत्र जो है वो केंद्रक हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि जीव, किसी जीव का जीन के बारे में पढ़ा जा रहा है, जीन के बारे में, तो उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं, है ना। और अगर शरीर के बारे में पढ़ा जा रहा है तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है ना। तो एक स्त्री में, जैसे कि एक स्त्री में X होता है और पुरुष में XY होता है। अब एक स्त्री से X निकला है और पुरुष से X आया, तो क्या होगी, लड़की यहाँ पैदा होगी, लड़की हो जाएगा। लेकिन क्या है कि स्त्री से जो है वो, है ना, ये स्त्री है,
ये पुरुष है। ठीक है, स्त्री से एक्स आया है लेकिन पुरुष से वाई आया है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, इसे में लड़का होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ, ये 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ। स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक्स एक्स, है ना। ये 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से जरूर कर लीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अब आगे प्रश्न है सब्जेक्टिव में कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है ना। तो साबुन क्या होता है, तो उच्चतम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम का लवण जो होता है, सोडियम और पोटेशियम का लवण जो होता है वो साबुन कहलाता है। लेकिन है ना, इसमें क्या है कि उच्चतर एल्केन और सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण अपमार्जक होता है ना। साबुन जो रहता है, साबुन कैसे बनता है, साबुन जो है दुर्बल, है ना, दुर्बल अम्ल मतलब जो है वो कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार जो है मिल के जो है बनता है। लेकिन अपमार्जक जो है वो प्रबल अम्ल रहता है, मतलब प्रबल अम्ल रहता है और प्रबल क्या रहता है, क्षारक रहता है, उसका लवण से बनता है ये अपमार्जक। साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन जो होता है उदासीन होता है। आगे आता है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाना। तो समजातीय श्रेणी किसको बोलते हैं, तो यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थिर हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रयोग जो है प्रयोगात्मक समूह प्रतिस्थापित कर देता है, इसी को हम लोग जो है समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण जो है ये है। आगे की प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या है, तो अगर है ना एक बच्चा है ना, माता पिता का लक्षण जो है, एक माता और पिता का लक्षण जो है एक बच्चा में अगर पिता के लक्षण दिख रहा है ना, देखिए एक बच्चा जो होता है उसमें माता का भी लक्षण होता है, पिता का भी। लेकिन अगर पिता का लक्षण दिख रहा है तो पिता का लक्षण जो है प्रभावी कहलाएगा, और माता का लक्षण रहता है बच्चे में लेकिन नहीं दिखता तो इसको अप्रभावी बोलेंगे। तो यहाँ के क्या लिखा हुआ है कि प्रभावी लक्षण संस्करण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसी को हम लोग प्रभावी लक्षण बोलते हैं। अप्रभावी क्या हो जाएगा, तो संस्करण के पश्चात प्रथम पीढ़ी का लक्षण नहीं दिखाई देता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे की एथेनॉल के कई गुणधर्म कोई है ना, सॉरी एथेनॉल के कोई 3 गुणधर्म के बारे में लिखने बोला है ना। तो आप लोग जो है अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी लोगों को क्या हो, भला हो। हाँ जी हाँ, भला हो। अब एथेनॉल के कोई 3 गुणधर्म क्या है, तो एथेनॉल एक तरल पदार्थ है जो कि कमरे के तापमान पर रहता है ना। और ये क्या है कि यह एक ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, गर्म और प्रकाश सब पैदा करता है, ये सारा चीज। और ये तीसरा जो है वो गुणधर्म है कि यह पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। नेक्स्ट आता है कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है ना। तो डीएनए को बहुत बड़ा भूमिका आनुवंशिकता में होता है ना। डीएनए जो है यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसमें कि नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था के सभी आनुवंशिकता कूटबद्ध होती है ना। ये जो है वो डीएनए के चलते ही जो है वो इसमें क्या होता है कि उसी तरह प्रजाति बना हुआ रहता है ना। इसमें विभिन्नताएं भी होता है ना। डीएनए जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो कुछ कुछ चेंजिंग भी होता है, तो इसका आप लोग डिफिनेशन पूरा पढ़ लीजिएगा। लास्ट प्रश्न आता है कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है ना। इसका औद्योगिक में अनुप्रयोग का क्या मतलब, इसका प्रयोग है उद्योग में। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसका उद्योग में क्या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 5 नंबर का है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलाना संतृप्त कार्बन में बदल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। अभी इसका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ है अल्किन है ना, और यहाँ अल्केन, ये सारा चीज देख लीजिएगा और आप लोग इसको आंसर को जो है याद कर लीजिएगा। वीकली टेस्ट में आए ना आए, लेकिन फाइनल एग्जाम में जो है ये सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे ये जो है आप लोग 12th में अगर साइंस लेते हैं तो ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है ना। अभी तो स्टार्टिंग है आप लोग का, थोड़ा सा बस है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।